हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है परिवेश। आकाश पीले से नारंगी और नारंगी से बैंगनी रंग में खुद को परिवर्तित कर रहा था। बरसात के दिनों में अक्सर शाम को बादलों में ऐसे रंग दिखाई देते हैं जैसे कोई चित्रकार अपनी तूलिका से उसमें रंग भर रहा हो। राधिका अंदर पकौड़े तल रही थी और मैं उन रंगों को अपनी आंखों में भर रही थी। कुछ ही मिनटों में राधिका कॉफी और पकौड़ों की ट्रे लिए बालकनी में आ गई। कॉफी की खुशबू ने मुझे आकाश से कुर्सी पर लापटका। उसे पता है मुझे कॉफी कितनी पसंद है और पकौड़े, उनका तो कहना ही क्या। ऐसे हम कितने ही लेक्चर डाइटिंग पर दे दें, डाइट प्लान कर लें, फल और सूप की बातें कर लें, लेकिन जब बात पकौड़ों की आती है तो दिल को समझा ही लेते हैं। अरे कभी कभी खाने में क्या हर्ज है, रोज थोड़े ही खा रहे हैं। और दिल बेचारा समझ भी जाता है कि बरसात और पकौड़ों का अपना ही रिश्ता है। राधिका ने मेरे आने से पहले ही पकौड़ों की तैयारी कर ली थी। उसका और मेरी बहन नम्रता का घर एक ही कॉलोनी में था। उसे अक्सर शिकायत रहती, मैं बहन के घर तो आती हूँ पर उसके घर नहीं आती। आज मैंने उसे कह दिया था कि आज मैं पहले उसके घर आऊंगी, फिर नम्रता के घर जाऊंगी। उसी खुशी में आज पकौड़ों की पार्टी थी। हम कॉफी की चुस्कियों के बीच बातों में मशगूल थे, लेकिन पड़ोस में हो रही पार्टी की तैयारियों का शोर उलझन सी पैदा कर रहा था। राधिका ने बताया, कपूर साहब के घर पोती का जन्मोत्सव है। सुहाने मौसम का मोह त्याग हमने कमरे में बैठने का मन बनाया। हम अभी उठ ही रहे थे कि बगल के मकान से नाचने वालियों की आवाज़ें सुनाई दी, जिनके हिंजड़ा छक्का जैसे विविध नाम हैं। गेट में घुसते ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। मैं भी रेलिंग पकड़कर वहीं खड़ी हो गई और उनका नाचना गाना देखने लगी। मेरे मन में औरों की तरह उनके लिए कभी तिरस्कार की भावना नहीं होती। उनके लिए बस एक सहानुभूति का भाव रहता है। कुछ कुछ अंधेरा सा होने लगा था। मकान पर लगी रंग बिरंगी झालरें मकान की शोभा बढ़ा रही थीं। झिलमिल करती फसाड लाइटों का प्रकाश उनके रंगे पुते चेहरों को और रंगीन बना रहा था। एक नाच रही थी, एक ढोलक बजा रही थी और बाकी सब जोर जोर से फिल्मी गीत गा रही थी। मैं सब बड़े ध्यान से देख रही थी। अचानक मेरी निगाह ढोलक बजाने वाली पर जा रुकी। मैं चौंक गई। मुझे लगा ये तो राजू था। मैं अभी ठीक से उसका चेहरा देख पाती, तब तक जलती बुझती रोशनी दूसरे के चेहरे पर जा टिकी। मैं विचलित हो उठी। उसके चेहरे पर प्रकाश पड़ने का इंतजार कर ही रही थी कि उसका चेहरा फिर चमक उठा। मेरा भ्रम दूर हो गया। ये राजू ही था। लेकिन जो आंखों ने देखा वो सच हो, ये जरूरी तो नहीं। रंग दरिया का भी नीला दिखता है, पर होता तो नहीं। दिल आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने व्याकुलता का कारण राधिका को बताया। ये वही राजू है जिसका विगत 6-7 वर्षों से हमारे घर से नाता है। जब भी कोई तीज त्योहार होता, मेहमानों का आना होता या रसोई से संबंधित कोई भी अतिरिक्त कार्य होता, मैं उसे बुला लेती। शुरुआत में उसे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, परंतु बीतते वर्षों के साथ वो कुशल होता गया। अब तो मैं पूरा कार्य उस पर छोड़ मेहमानों के साथ आराम से समय व्यतीत करती। वो बहुत कम बोला करता था। उसके परिवार में कोई सगा संबंधी नहीं था। माँ बाप पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। अकेला ही रहता था वो।
एक रिश्ते की बहन थी जो कुछ दूर पर रहती थी। उसने एक अच्छी सी लड़की देख उसकी सगाई कर दी थी। एक दिन वो एक डब्बा लेकर आया और मुझे देते हुए बोला, इसे संभाल कर अपने पास रख लीजिए, दुल्हन के लिए खरीदे हुए गहने हैं इसमें। फिर उसने शर्माते हुए खोल कर दिखाया। उसमें पायल, मांगटीका, मंगलसूत्र सब था। मैंने मना कर दिया और कहा, अपनी बहन के घर रख दो। जब से उसकी सगाई हुई थी मेरे बच्चे हर दम उसे शाहरुख खान की फिल्म का गाना गाकर चिढ़ाते, ओए राजू, प्यार ना करियो डरियो, दिल टूट जाता है। क्या पता था सच में उसका दिल टूट जाएगा। बहुत शौक से उसने शादी की, लेकिन एक सप्ताह बाद ही उसकी दुल्हन सभी गहने लेकर मायके चली गई और फिर कभी न लौटी। शादी टूटने का कारण पता न लग सका। इकहरे बदन का गोरा रंग, मूछ भी बहुत हल्की सी थी, कुछ चाल ढाल भी लड़कियों वाले ही थे। हमने अंदाजा लगाया शायद यही वजह होगी शादी टूटने की। परंतु इतना तो विश्वास था कि वो ट्रांसजेंडर तो नहीं है। फिर ये इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? बेचैनी में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं दौड़ती हुई सी सीढ़ियों तक आ गई और राधिका से बोली, मैं अभी उससे मिलकर आती हूं। पूछूं तो वो इनके चंगुल में कैसे फंस गया? अरे अरे, पागल हो गई है क्या तू? ऐसे ही किसी के घर चली जाएगी बिन बुलाए? और अगर उन नाचने वालियों ने कुछ अपशब्द कह दिए तो तुझे क्या लगता है वो सब तुझे उससे बात करने देंगी? कहते हुए राधिका मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर कमरे में ले आई। उसने बालकनी में जाने वाला दरवाजा बंद कर दिया और बोली, इतने दिनों बाद तो तुम मेरे घर आई और आज ही कपूर साहब के घर उन लोगों को भी आना था। सारा माहौल खराब हो गया। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार राजू का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा था। मैंने राधिका से एक कप कॉफ़ी और पिलाने के लिए कहा। कॉफ़ी पीकर मैं जाने के लिए उठ खड़ी हुई। राधिका मुझे बाहर तक छोड़ने आई। आज उसे मुझ पर भरोसा नहीं रहा था। उसका मन सशंकित था कि मैं कपूर साहब के घर न चली जाऊं। वो मुझे दूर तक जाते हुए देखती रही। उस दिन मैं नम्रता के घर भी नहीं गई। वहां से मैंने सीधे ऑटो रिक्शा किया और अपने घर की राह पकड़ ली। रास्ता लंबा नहीं था, पर आज कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था। सारे रास्ते उसी के बारे में सोचती रही। क्या विवाह में मिला धोखा इसकी वजह बना होगा? विवाह विच्छेद के बाद वो मेरे घर भी नहीं आया। पता चला था अब यहाँ नहीं रहता। और फिर आज दिखा भी तो इस रूप में। ख्यालों में डूबते उतराते घर की देरी तक आ पहुंची। रात में सोई तो जरूर, पर अर्ध चेतनावस्था में भी उसी का विचार था। सूरज के उदित और अस्त होने के क्रम के बीच करीब 2 हफ्ते यूं ही बीत गए। विचारों की डोर जितनी सुलझाने की कोशिश करती वो उतनी ही और उलझती जाती। जैसे कोई उपन्यास पूरी पढ़ ले और जब अंत के पन्नों पर पहुंचे तो आखिरी पन्ना ही गायब हो। मेरी हालत ऐसी ही हो रही थी। मेरे लिए उसकी जिंदगी एक अधूरी कहानी ही तो थी जिसे मैं पूरा पढ़ना चाहती थी। अगर ये सिर्फ एक कहानी होती तो मैं इसमें अपने मनोभावों को शब्दों में पिरो सुखद अंत कर देती। लेकिन ये
ये तो किसी और की लिखी कहानी थी, जिसका आखिरी पन्ना भी उसे ही लिखना था। मन व्याकुल था। किस वजह से उसने इस तिरस्कृत जीवन का वर्णन किया? इन्हीं विचारों में डूबी मैं अपने घर के छोटे से बगीचे में पानी डाल रही थी। तभी मुझे किसी घर में ढोलक और गाने की आवाजें सुनाई दी। ये नाचने वालियों के गाने की आवाजें थी। स्मरण शक्ति पर जोर देने पर याद आया कि गुप्ता जी के घर बच्चे का जन्म हुआ है। आवाज वहीं से आ रही होगी। मतलब उनके जाने का रास्ता हमारे घर के सामने से ही होगा। मेरा पूरा ध्यान उन आवाजों पर केंद्रित हो गया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। मैं दरवाजे पर पहरा देते दरबान सी खड़ी हो गई। अब इधर से वो निकलेंगी, मैं उन्हें रोककर राजू के बारे में पूछूंगी। मैं हमेशा उन्हें सम्मान और बेचारगी की निगाह से देखती थी, कभी उनका तिरस्कार नहीं करती। उनकी हेड बनारसी मुझे बहू कहकर मेरे सिर पर हाथ फेरती। पूरा विश्वास था अंतर में, आज मेरे प्रश्न का हल मुझे जरूर मिल जाएगा। विचारों को विराम भी न मिला था कि वो आते दिखाई दी। मुझे देखते वो खुद ही रुक गई, प्रेम से बोली, ठीक हो बहू, सदा खुश रहो। वो हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देती। मैंने अचकचाते हुए हिम्मत जुटाकर राजू के बारे में पूछा। सुनते ही चेहरे के भाव बदल गए। फिर थोड़ा तेज स्वर में बोली, हमारे यहाँ तो जो आता है सबको सहारा मिलता है। वो आया, हमने उसको भी आसरा दिया। वो खुश है हमारे साथ, बस इस मोहल्ले में नहीं आना चाहता। अब हम समझ गए कि क्यों नहीं आना चाहता। कहकर वो जाने लगी तो मैंने उन्हें फिर रोक लिया और लगभग गिड़गिड़ाती हुई सी एक बार राजू से मिलवाने की प्रार्थना की। मेरी मनस्थिति देख बोली, अरे हम कौन सा उसको ताले में बंद करके रखे हैं, ले आएंगे कल। कहते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा और अपने समूह के साथ आगे बढ़ गई। उस रात मेरी मनःस्थिति कुछ अजीब सी थी। जिज्ञासा, खुशी के भाव। कल एक अनसुलझी पहेली सुलझने वाली थी। अगली सुबह कुछ जल्दी हो गई। दिन लंबा ही होता जा रहा था। ऐसा इंतजार तो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका का ही करता होगा। करीब 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर बनारसी दीदी थी, उनके पीछे साड़ी में लिपटा राजू। चेहरे पर मेकअप, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां पहने वो किसी अपराधी सा आंखें नीची किए खड़ा था। उसे देख मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। मैंने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी, परंतु वो पूर्व की भांति फर्श पर ही बैठ गया। मनोभावों को चेहरे पर आने से रोकते हुए मैं भी वहीं बैठ गई। मैं पति और बच्चों के कॉलेज से आने से पूर्व उन्हें विदा कर देना चाहती थी। अतः मैंने बात का सिलसिला शुरू किया। राजू की ओर मुखातिब होते हुए बोली, राजू। फिर कुछ रुककर पूछा, नाम अब भी यही है या अपनी तरह इसे भी बदल दिया? रज्जो बुलाते हैं हम सब इसे। वैसे राजलक्ष्मी नाम है अब इसका। नया जन्म हुआ है तो नाम भी नया ही होगा, बनारसी दीदी ने बताया। मैंने बात का सिलसिला आगे बढ़ाया। मैंने तुम्हें करीब 2 सप्ताह पहले कपूर साहब के घर देखा था। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर तुम्हें इस रूप में भी मैंने पहचान ही लिया था। मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तुम ऐसे कैसे? आधे शब्द गले में ही अटक गए। कुछ रख कर फिर पूछना शुरू किया, तुम क्या बचपन से ऐसे ही थे या बाद में तुम में कुछ
शारीरिक बदलाव हुए और तुम ऐसे हो गए। विषय ऐसा था कि मुझे अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा क्या हुआ जो तुम इस समूह का हिस्सा बने? बताओ मुझे। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने बोलना शुरू किया। हमारा जन्म गांव में हुआ। पिताजी 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। सबके लड़कियां ही थीं। किसी की 3, किसी की 4। लड़के की चाह में पूरे दर्जन भर लड़कियां हो गईं। फिर सबसे आखिरी में हमारा जन्म हुआ। सबका दुलारा था। सबसे छोटी बहन भी हमसे 6 साल बड़ी ही थी। गुड़िया की तरह सब सजाती हमें। कोई बिंदी लगाती, कोई चुन्नी उड़ाती। उनके पास जो कुछ था वो उसी से हमें सजाया करती। घर की महिलाओं के पास तो समय था ही नहीं। उनका तो पूरा समय गैया गोरू करने, चारा लाने, खाना बनाने में निकल जाता। हमारी बहनों ने ही हमें पाला। घरौंदा बनाना, गुड़िया का ब्याह करना, यही हमारा खेल था। दुलारा इतना था कि 7 साल की उम्र तक हमने स्कूल का मुंह नहीं देखा। वो तो एक बार स्कूल के मास्टर साहब घर आए रहे तो उन्हीं के समझाने पर हम बहनों के साथ स्कूल जाने लगे। वहां भी वो लोग हमें अपने साथ ही रखती। नाचना गाना सब हमने बहनों से सीखा। बड़की दीदी ढोल बहुत अच्छा बजाती थी। हमने जिद करके उन्हीं से ढोलक बजाना सीखा। लड़कों के बीच कभी रहे नहीं तो आदत भी सब लड़कियों वाली हो गई। जब वो शादी में जाने के लिए सजती तो हमें भी वैसे कपड़े, झुमका, माला पहनने का मन करता। पाउडर, लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता। अब हम बड़ा हो रहे थे। हमें पता था ये सब हमारे लिए नहीं है। फिर भी हम कभी कभी जब रात में सब सो जाते, चुपके से पूरा मेकअप करते, शीशे में खुद को देख खुश होते। थोड़ी देर वैसे ही रहते, फिर सब उतार कर चुपके से रख देते। एक बार स्कूल का वार्षिक उत्सव था। मेरी बहन के साथ जिस लड़की को डांस करना था उसकी तबीयत खराब हो गई। इतनी जल्दी किसे सिखाया जाता? दीदी ने मास्टर साहब को मेरा नाम सुझाया। पहले तो वो तैयार न हुए। हमारा डांस देखकर हमें लड़की की तरह सजाकर स्टेज पर भेज दिया गया। किसी को पता ही नहीं चला कि हम लड़का हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। उस दिन से हम खुद को लड़की की तरह महसूस करने लगे। हम उस वक्त 15 साल के हो चुके थे। हम बहनों के साथ खाना बनाना सीखने लगे। सब हमें चिढ़ाती, रसोइया बनेगा क्या? हमें औरतों वाले सब काम अच्छे लगते। धीरे धीरे सभी बहनों का विवाह हो गया। विवाह के लिए खेत बिकते गए। बड़े बुजुर्ग भगवान को प्यारे हो गए। बाद में केवल हम और बाबू रह गए। खेत भी कम ही बचा था और हमें खेती में मन नहीं लगता था तो बेचकर शहर आ गए। यहीं किराए का मकान लेकर रहने लगे। फिर हलवाई के साथ शादियों में पूड़ी बेलने का काम मिलने लगा। वहां भी औरतों का ही साथ होता, अच्छा लगता। एक दिन बाबू भी चल बसे। अब काम पर जाने को मन नहीं करता। उर्मिला दीदी हमारे बगल वाले मकान में रहती थी, जो आपके घर कपड़ा धोती थी। हम जब भी कुछ अच्छा बनाते उनको जरूर खिलाते। उनको पता था हम खाना अच्छा बनाते हैं, इसीलिए वो हमें आपके पास ले आई। उसके बाद का तो आप सब जानती हैं अम्मा जी। कहते हुए उसने अपनी आंखें जमीन में गड़ा दी। ऐसा था तो तुमने शादी क्यों की?
मैंने आश्चर्य से पूछा। हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बात किसी से कह भी तो नहीं सकते थे। आज पहली बार आपसे कह रहे हैं। मझली दीदी बार बार शादी के लिए जोर दे रही थी, तो हमें लगा एक सहेली मिल जाएगी और हमने हाँ कर दिया। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। शादी के बाद तुम्हारा पति पत्नी का संबंध नहीं था क्या? इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई? मैंने सकुचाते हुए पूछा। उसने हाँ में सिर हिला दिया, फिर थोड़ा रुक कर बोला, हम बहुत रोए, चुपचाप घर में पड़े रहते थे। फिर एक दिन बनारसी दीदी लोगों को हमारी शादी की खबर लग गई। पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया था हमने शादी में। शायद इसी से उनको पता चल गया हो। ये लोग आई और नाचने गाने लगी। हमें पता नहीं क्या हुआ, हम अंदर गए, ढोल उठा लाए और बजा बजा कर नाचने लगे। हमें ऐसा करते देख इन लोगों ने गाना बंद कर दिया। कुछ देर हम अकेले ही ढोल बजाते रहे और नाचते रहे। फिर बनारसी दीदी का पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। हम बहुत अकेला महसूस करते थे। लड़कों के बीच हमें अच्छा नहीं लगता, औरतों के साथ रह नहीं सकते। तो जबकि हमें लगता कि हम लड़की ही हैं। हमें ये लोग अपने जैसी ही लगी। मैंने दीदी से मिन्नत की, हमें अपने साथ रख लें। पहले तो तैयार नहीं हुई, फिर अपने साथ ले गई। तब से इन्हीं के साथ हैं। अब यही हमारी माई बाप है, यही हमारी गुरु हैं। कहते हुए उनका पैर पकड़ लिया। तुम खुश हो अब? मैंने जानना चाहा। हाँ, बहुत खुश हैं इनके साथ। कहते हुए उसने पहली बार गर्दन ऊपर उठाकर मेरी ओर देखा। उसका चेहरा करुणा और मासूमियत से भरा लगा। जब वो आया था तब मेरे दिल में उसके लिए बहुत रोष था, परंतु बचपन से उसके अंतर्मन में चल रहे मनोभावों के संघर्ष की कहानी मुझे अंदर तक हिला गई। मेरे अंदर कुछ बर्फ सा पिघल रहा था। उठकर मैं अंदर गई, दोनों के लिए मिठाई और पानी ले आई। पहले तो उसने मना किया, फिर मेरे आग्रह पर खा लिया और पहले की तरह ही उठा और बर्तन लेकर रसोई में गया और धोकर रख दिया। मैं उसे चुपचाप देखती रही। कोई परिवर्तन नहीं हुआ था उसमें, केवल वेशभूषा ही तो बदली थी। वो जाने के लिए उठा तो एक 100 का नोट मैंने उसे पकड़ाया और कहा, तुम पहली बार हमारे घर इस रूप में आए हो, शगुन समझकर रख लो। तुम्हें जब मन करे तुम आ सकते हो। तुम्हें किसी से मुंह छिपाने की जरूरत नहीं। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, बस समाज से अलग काम किया। सबको खुशी पाने का हक है। खुश रहो हमेशा। उसने मेरे पैर छुए और दोनों चले गए। मैं चुपचाप कुछ देर खड़ी रही, फिर आकर ऐसे बैठ गई जैसे कितनी लंबी यात्रा करके आ रही हूं। हाँ, लंबी यात्रा ही तो थी ये, जिसमें मैं भी शामिल हो गई थी। उसकी सामाजिक यात्रा को तो विराम मिल गया था, परंतु मेरे विचारों की यात्रा अब भी जारी थी, जिसमें मैं उसके परिवेश और भावना को मनोविज्ञान से जोड़कर देख रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।